हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसके बारे में डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है लाइफ के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, और रिप्रोडक्शन का क्या क्या पर्पज हो सकता है। ठीक है ना, ये सभी हमने डिस्कस किए थे। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रोसेसेस कंप्लीट कर ली थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो सिमिलर क्यों होता है, कंटिन्यूएशन किसको कहते हैं, बायोस्फीयर में जो स्पीसीज है वो मेंटेन कैसे हो पाती है रिप्रोडक्शन के द्वारा, लाइफ स्पैन के बारे में, जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो ड्यूरेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लाइफ स्पान बोलते हैं। याद रखना, एक्सीडेंटल अगर डेथ हो रही है तो वो लाइफ स्पान में काउंट नहीं होगी, नेचुरल डेथ ही काउंट होगी। ये याद रखना। ये 4 फेजेज का था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने लास्ट लेक्चर में एलिफेंट और रोज, शायद इसका हमने लाइफ स्पान मिस कर दिया था। तो जो एलिफेंट होता है ना, इसकी एवरेज जो लाइफ स्पान होती है वो 60 टू 70 ईयर्स होती है। हालांकि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं लाइफ स्पान में, है ना। एशियन जो एलिफेंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं लाइफ स्पान में। तो इनकी लाइफ स्पान जो वेरी करती रहती है, और एवरेज क्या है 60 टू 70 ईयर्स। ठीक है ना। और रोज की लाइफ स्पान है वो 5 टू 7 ईयर्स, याद रखना। ठीक है, हमने ये लाइफ स्पान यहाँ पे देख ली थी, बट एलिफेंट और रोज की मिस हो गई थी। ठीक है, ओके। इस लेक्चर में कंप्लीट होगी, मतलब कंफ्यूजन जो दूर हो गई होगी आप लोगों की। तो हमने पर्पज की भी बात कर ली थी, रिप्रोडक्शन के अंदर की कॉन्टिन्यूटी कैसे होती है, स्पीसीज की पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, वेरिएशन, लाइफ, ये रिप्रोडक्शन के पर्पज है। ठीक है ना। इन पर्पज से क्या है, रिप्रोडक्शन होता है और बहुत जरूरी भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर बायो में किसी वर्ड के आगे ए आ जाए या फिर ए एन आ जाए, ठीक है, अगर ए आ जाए या फिर ए एन, तो उसका मतलब होता है नॉट और विदाउट। ठीक है ना, क्या मतलब होता है, या तो नॉट होगा या फिर विदाउट। तो यहाँ पे ए का मतलब हो गया नॉट, सेक्स मतलब गैमेट्स, ओवल मतलब यूनिट। जो गैमेट जो यूनिट होती है, सेक्स जो सेक्सुअल जो होता है, जिसमें क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। आप जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, 2 टाइप्स होते हैं, और सेक्सुअल में क्या है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। सेक्स का मतलब हो गया गैमेट्स, और ओवल का मतलब यूनिट हो गई। जो गैमेटिक यूनिट्स हैं वो फ्यूज होती है डिफरेंट पेरेंट्स की। जब वो गैमेट फ्यूज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेक्सुअल के आगे क्या लग गया, ए लग गया, तो मतलब जो फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है वो एसेक्सुअल में नहीं होगी। मीन्स इसके आगे ए लग गया तो इसका मतलब क्या है, नहीं होगी। ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन का आपको पता ही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल पेरेंट होता है, याद रखना, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट होता है। एक ही पेरेंट से क्या है, एक न्यू डॉटर सेल्स की, अपनी न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, न्यू और ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है सिंगल पेरेंट से ही। इसके अंदर एक ही पेरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल कंडीशन। ठीक है ना, उसको हम यूनिपेरेंटल कंडीशन कहते हैं। इसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। देखा ना हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे ए लग गया तो मतलब नॉट, तो उसका मतलब क्या हो गया, विदाउट। ठीक है ना, उसमें गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखो, हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि बॉडी जो डिप्लॉयड होती है हमारी, है ना, कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिप्लॉयड होगी। ठीक है, तो अब जब उसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और जो हैप्लॉइड कंडीशन होती है वही गैमेट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए,
माइटोसिस में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन में उसमें जो 2n डिप्लॉयड कंडीशन से 2n ही बनता है उसमें, है ना, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बनती है। और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, है ना। अगर कोई सेल डिप्लॉयड है तो उससे इक्वेशनल डिवीजन ही होगा माइटोटिक सेल से, आप अच्छे से जानते हैं, आपने सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर ये पढ़ लिया है अच्छे से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई गैमेट ही नहीं बन रहा, गैमेट की फॉर्मेशन हो ही नहीं रही, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन है, देयर इज ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, देयर इज नो मियोसिस। याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस प्रोसेस होती है, मियोसिस प्रोसेस नहीं होती है। इसलिए कई बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को माइटोटिक मतलब रिप्रोडक्शन भी बोल दिया जाता है, एमाइटोसिस भी दूसरा नाम इसका दे दिया जाता है कई बार, ठीक है ना। अगर एसेक्सुअल की जगह पे एमाइटोसिस भी आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ, वो किसकी बात कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा इसके अंदर जो डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होता है एक्चुअल में मॉर्फोलॉजिकली भी, याद रखना मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, शेप साइज कलर, जो उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है ना, मॉर्फोलॉजी जिसको हम बोलते हैं वो, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, मीन्स जीन्स जो है उसकी अंदर का, तो वो क्या है, सेम रहेगा, सेम मतलब आइडेंटिकल रहेगा, किसके, टू दी पेरेंट। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोन। याद रखना, उस इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लोन। जब कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म से किसी ऑर्गेन ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, डॉटर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है, तो जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होगा ना वो बिल्कुल एज इट इज कॉपी होगा अपने पेरेंट्स के। याद रखना, अपने पेरेंट के एज इट इज कॉपी होगा, मॉर्फोलॉजी में भी और जेनेटिकली भी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका क्या, मल्टीप्लीकेशन अकर्स रैपिडली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है रैपिडली होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, कि बैक्टीरिया कितनी तेजी से जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है 20 मिनट में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब देखो कि 20 मिनट में एक बार रिप्रोडक्शन कर रहा है तो अगले 20 मिनट में फिर रिप्रोडक्शन करेगा, अगले 20 मिनट में फिर, मतलब कितनी डाइवर्सिटी इसकी बढ़ जाएगी, आप लोगों को पता है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी क्रिएट हो जाएगी। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। इसमें क्या है, सेकेंड्स मतलब मिनट्स में ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, आवर्स में ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मिनट के अंदर रिप्रोडक्शन करते, कुछ ही मिनट में रिप्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देते हैं दोबारा, है ना, बार बार रिपीटेडली। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, कि जैसे 24 घंटे में एक बार डिवीजन करना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कुछ एक वीक के अंदर। तो मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, फास्ट होती है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोई डाउट डाउट अगर आता है तो आपको बता देना कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इन पॉइंट से अगर क्वेश्चन आता है नीट में तो ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स क्या होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, देखो पहला है फिजन। फिजन के बारे में हम बात करते हैं। फिजन से समझ में आ रहा है आपको, कोई चीज़ टूट रही है, विखंडन हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का। तो हम देखते हैं द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर, या तो दो में डिवाइड हो जाएगी पेरेंट बॉडी या फिर दो से ज़्यादा में।
डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट। देखो कोई ऑर्गेनिज्म है या तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दो डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो रही है, या फिर वो दो से ज़्यादा में डिवाइड हो रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। जब वो डिवीजन कर रही है, दो डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रही है ना, ब्रेक हो रही है, दो दो थिंग्स में ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो फिजन का मतलब तो विखंडन ही होता है। तो ये दो टाइप का होता है, पहला तो बाइनरी फिजन, ठीक है, और दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, बाई मीन्स टू और फिजन मीन्स डिवीजन, ठीक है ना, टूटना, ब्रेक होना। तो इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल। याद रखना, आइडेंटिकल तो मैंने पहले ही बता दी रिप्रोडक्शन के अंदर कि आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट से बिल्कुल सेम होते हैं, एज इट इज कॉपी होते हैं। तो देखो डिवीजन हो रहा है इसमें एक पेरेंट का, जैसे कि ये एक अमीबा है, ठीक है, ये एक पेरेंट है, अभी फिलहाल पेरेंट है। तो ये जब डिवाइड करेगा, जब इसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन जब होगा, तो क्या होगा, ये दो पार्ट्स में, दो डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितने में, दो डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये पेरेंट था और दो में डिवाइड हो गया। तो ये पेरेंट और ये जो दो इंडिविजुअल है ना, टू डॉटर सेल्स हैं, ये एक तो एक दूसरे के, ये ध्यान से सुनना, एक तो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एज इट इज कॉपी होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। और दूसरा ये दोनों जो हैं अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली, जिसको हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, पहली बात, जो अमीबा जो होता है ना, वो इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर शेप का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर फैट्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। सूडोपोडिया की मदद से ये मूव करता है, उसी की मदद से अपना खाना लेता है, ठीक है, इनगल्फ करता है। तो दूसरा, अब ये आइडेंटिकल क्यों है, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ना, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसने रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है इनके अंदर, है। तो न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से जो इसके अंदर डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करेगा, और डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो एक कॉपी बनाएगा अपनी, है, अनदर कॉपी बनाएगा। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डीएनए बिल्कुल जो पेरेंट डीएनए होता है उसकी एज इट इज कॉपी होती है, ठीक है ना। अब इसका न्यूक्लियर डिवीजन हो गया इसका, अब फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और फाइनली क्या है, जो सेल ब्रेक हो जाएगी इनटू टू डॉटर सेल्स के अंदर। अब देखो, जो डीएनए रेप्लिकेट किया था, वो तो इसके अंदर चला गया, मैं ये नहीं कह रहा इसी के अंदर गया है, वो दोनों में से किसी के अंदर जा सकता है। मतलब इसके अंदर दो डीएनए बन गए थे, एक रेप्लिकेटिव डीएनए था और एक ओरिजिनल डीएनए था। एक इनमें से किसी के अंदर एक रेप्लिकेटेड डीएनए चला गया और किसी के अंदर ओरिजिनल डीएनए चला गया। अब जो वो ओरिजिनल और रेप्लिकेटिव डीएनए जो थे वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे, है ना, उनकी जीन जो सेम थी, बिल्कुल है सेम थे। तो वो जो है जेनेटिक मटेरियल जब सेम हो गया दोनों का, तो वो मॉर्फोलॉजी भी उनकी सेम रहेगी और जेनेटिक्स भी उनकी बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि डीएनए तो सेम ही है, एज इट इज कॉपी है डीएनए की। रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक एज इट इज कॉपी बनती है डीएनए की। तो वो कॉपी वाला डीएनए जो है, मान के चलो इसके अंदर आ गया, तो वो वही प्रोटीन्स को कोड करेगा जो वो उस पेरेंट के अंदर कर रहा था, जो ओरिजिनल डीएनए कर रहा था, उसी ऑर्गेन की फॉर्मेशन करेगा, उसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा जो पेरेंट के अंदर हो रही थी, ठीक है ना। तो इस वजह से हम बोल लेते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होता है और जेनेटिकली भी सेम होता है। और जो ओरिजिनल डीएनए था वो पेरेंट से तो एज इट इज आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए कहते हैं एक दूसरे के भी बिल्कुल सेम होते हैं और पेरेंट के भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का, है। और प्रोटोजोन में अमीबा देख ही लिया आपने, और कुछ प्लेनेरियन जो है कभी कभी बाइनरी फिजन करते हैं। याद रखना, इनके अंदर वैसे तो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन प्लेनेरिया के ऊपर, आगे हम पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल फिजन।
मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट जो है बहुत बार मतलब कई डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करे, कई डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। जैसे कि देखो प्लाज्मोडियम, देखो प्लाज्मोडियम आपको पता है ये मलेरिया कोज करता है। एक चीज और याद रखना, ये प्लाज्मोडियम जो है ना, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, रिपीटेडली क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, रिपीट हो रहे हैं, 20 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इस पे, किस पे, प्लाज्मोडियम पे। तो ये नीट एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यूज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, याद रखना। दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि फिर इतना टाइम भी नहीं है ना हमारे पास में। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन जो होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, ये क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। अब ये क्या है, सेल के अंदर चला गया, जब सेल के अंदर जाके ये क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज करेगा, हैं। तो ये क्या है, एक सेल से बहुत सारी सेल बन गई, और जैसे ये आरबीसी जो बर्स्ट हो जाती हैं, आरबीसी के अंदर ही तो ये प्रोडक्शन हो रही है इसकी, आरबीसी जैसे बर्स्ट हो जाएगी तो ये फिर से क्या है, जो स्पोरोजोइट है मेरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से क्या करने लग जाएगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन करने लग जाएगा, और क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, जो जितनी भी आरबीसी वहाँ होंगी उनको रप्चर करता चला जाएगा, तो जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जैसे ही मच्छर उस इन्फेक्टेड पर्सन को, जो मलेरिया से इन्फेक्ट था, उसको दोबारा अगर काटता है तो वापस से वो जो है स्पोर उसकी उसमें चले जाते हैं गट में, और गट से सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये क्या है कि प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है, ये एग्जाम्पल याद रखना आप। ठीक है, और हाँ कई केस के अंदर अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन भी हो रहा था। यहाँ पे मल्टीपल फिजन कब करेगा अमीबा, जब इसके फेवर में कोई कंडीशंस नहीं होंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, मतलब इसका जो एनवायरनमेंट है वो इसके फेवर में नहीं है। ठीक है, एनवायरनमेंट के फेवर में ना होने की वजह से अमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, जिससे कि इसकी पॉपुलेशन पे कोई असर ना आए। और बैक्टीरिया भी मल्टीपल फिजन तभी करता है जब कोई उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो, या फिर कोई फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट ना हो उस टाइम पे, तभी क्या करता है बैक्टीरिया, मल्टीपल फिजन करता है। याद रखना, बैक्टीरिया और अमीबा मल्टीपल फिजन तभी करेंगे जब उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जो उनके लिए रिप्रोडक्शन या फिर बाइनरी फिजन करने के लिए उनका जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल नहीं होगा, तभी वो मल्टीपल फिजन करते हैं, क्योंकि उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, आगे चल के अपने रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो मेंटेन करके रखनी है। ठीक है ना, इस वजह से क्या है, वो मल्टीपल फिजन करने लग जाते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि भाई अब तो अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, तो वो मल्टीपल फिजन करने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये था मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट आता है बडिंग। देखो बडिंग, इसमें क्या लिखा है हम पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में बडिंग होती क्या है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए सेल प्रोजेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर इंडिविजुअल। देखो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने बाइनरी फिजन के अंदर भी यही पढ़ा था कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही है ना। मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से बहुत सारी स्मॉल डॉटर सेल्स बन रही हैं, तो ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक डॉटर सेल बन रही है एक स्मॉल प्रोजेक्शन से, दैट इज कॉल्ड बर्ड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। देखो ये एक हाइड्रा का एग्जाम्पल हमने ले रखा है। ठीक है, हाइड्रा का एग्जाम्पल ले लिया, ये हाइड्रा, अब ये एक पेरेंट है। अब मान चलो यहाँ से कोई क्या बर्ड की फॉर्मेशन होने लगी, एक स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होने लगा। अब ये किसी दिन मतलब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये टूट के गिर जाएगा और एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन कर देगा। ये तो होती है नॉर्मल बात। एक्चुअल में बर्ड निकलती क्यों है, एक्चुअल में बर्ड अराइज क्यों होती है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों होती है, अराइज क्यों हो रही है। देखो अराइज क्यों हो रही है, कई बार क्या होता है, जब इस ये हाइड्रा है, इसके अंदर सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन तो होगी भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल डिवीजन होगी, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो। तो एक पर्टिकुलर साइट होती है सेल डिवीजन की, जो क्या करते हैं, जहां से वो इनिशिएटेड जो इनिशिएशन कोडन जो होते हैं ना, जो सेल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओ आर आई वाला रीजन जो होता है। कई बार क्या होता है, मान के चलो
यहाँ जिस पोर्शन पे बर्ड निकल रही है, इस पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल डिवीजन, जो इनिशिएशन कोडन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो एक स्पेसिफिक साइट पे क्या होना, सेल डिवीजन का एक स्पेसिफिक साइट पे सबसे ज़्यादा होना, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना। याद रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो जो सेल डिवीजन इसके अंदर होती है ना, हाइड्रा के अंदर, वो एक पर्टिकुलर साइट पे ज़्यादा होने लग जाती है। सेल डिवीजन जो होती है हाइड्रा के अंदर, वो एक पर्टिकुलर साइट पे ज़्यादा होने लग जाती है एज कंपेयर टू अदर साइट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो इस वजह से वो जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवाइड होने लग जाती है, तो वो कलेक्ट होती चली जाती है, कलेक्ट होती चली जाती है, तो एक बर्ड की फॉर्मेशन कर देती है। और एक और बात, ये तब तक अपने पेरेंट्स से अटैच रहेगी जब तक ये मैच्योर ना हो जाए, है ना, जब तक ये कैपेबल ना हो जाए खुद का न्यूट्रिशन लेने में अपने आप। ठीक है ना, तब तक ये अटैच रहेगी। ठीक है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, इन ह्यूमन के केस में ले लो, कि जब तक बच्चा खुद कैपेबल नहीं हो जाता कमाने के लिए, तब तक उसकी देखभाल की जाती है, उसको घर से पैसा दिया जाता है उसके खर्चे के लिए। लेकिन जैसे ही वो कैपेबल हो जाता है कमाने के लिए, तो क्या है, पेरेंट्स उसे खर्चा देना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्या है, जब तक यह इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जब तक ये खुद कैपेबल नहीं हो जाती न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है ना, मतलब कि जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाती है ना, तभी ये डिटैच होती है। याद रखना, अभी ये डबल सेकंड स्टेज में डेवलप कर रही है, फिर न्यू बर्ड बनेगी और फिर न्यू बर्ड से न्यू हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग में। याद रखना, एग्जाम्पल क्या है, स्काइफा एंड हाइड्रा। याद रखना, एक हाइड्रा और एक स्पॉन्जिला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। इंटरनल बर्ड कॉल जीम्यूल। कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो ये कोई सेल है और कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या है, बर्ड की फॉर्मेशन होने लगती है अंदर अंदर। ठीक है ना, अंदर अंदर बर्ड की फॉर्मेशन जो है होने लगती है, तो उससे क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल बर्ड्स। इंटरनल बर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, जीम्यूल। क्या बोलेंगे, जीम्यूल। ठीक है, आर फाउंड इन सम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज आपने पॉरीफेरा, जो फाइलम पॉरीफेरा आपने पढ़ा होगा, है ना, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा से हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा का, है ना, पॉरीफेर स्पॉन्जिला किसका एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा का, और स्काइफा किसका एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा का। तो ये जो एग्जाम्पल है ना एनिमल किंगडम के अंदर, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके जनरल करेक्टर्स और एग्जाम्पल। ठीक है ना, उन पे अगर ध्यान दोगे तो आराम से जो है उसके अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो इसके अंदर जो ये पार्ट है ना, इंटरनल बर्ड वाला, ये रिपीटेडली पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इंटरनल जो बर्ड होती है वो किसके अंदर फॉर्म होती है, स्पॉन्जिला के अंदर फॉर्म होती है। ठीक है ना, और नॉर्मल जो एग्जाम्पल हो गया वो स्काइफा और हाइड्रा का हो गया। ठीक है ना, याद रखना, बर्डिंग का एग्जाम्पल भूल जाना मत। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। देखो, स्पोर्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, प्रोपिग्यूल्स का मतलब होता है स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि सीड है, सीड के जमीन के अंदर गया, वो स्प्रेड हो गया और जर्मिनेट कर गया, और जर्मिनेट करके उसने एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर दी, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है ना, तो जो स्पोर फॉर्मेशन के कई टाइप्स हो सकते हैं। जूस्पोर, जूस्पोर के अंदर क्या होता है, फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं में फ्लैजला क्या करते हैं, मूवमेंट, मूव, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो आप कैसे याद रख सकते हो इसको, तो जो एनिमल होते हैं, देखो जू का मतलब एनिमल, ठीक है ना, और जू का मतलब तो हो गया एनिमल, और एनिमल जो है चल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है, जू स्पोर को हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये याद रखना, ये पूछा जाता है, मैं पूछा जाता है नीट के अंदर, और कई बार पूछा भी जा चुका है कि जू स्पोर मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, किस तरीके के इनके करेक्टर हैं। ठीक है ना, तो जू स्पोर जो है उनके अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होता है। अब जब
क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जूस्पोर शो मूवमेंट बाय किससे, जो मूवमेंट शो करता है किसके मदद से ये मूवमेंट शो करता है, फ्लैजला की मदद से, या फिर फ्लैजला के बेस पे भी पूछ लिया जा सकता है ये, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये मोटाइल होता है कि नहीं होता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। स्पोरेंजियोस्पोर का मतलब क्या होता है, जो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ना, स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं, याद रखना। और कोनिडियोफोर्स, जो कोनिडियोफोर क्या है, ये एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। कोनिडिया जो बाहर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ना किसी भी, ये क्या किसका एग्जाम्पल है, एक फंगस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, फंजाई का एग्जाम्पल है जो कोनिडियोफोर है। तो इसको तो हम बोलेंगे हाइफी, इसको हम मेट्यूली, और जो इसके ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम स्पोर्स बोलेंगे। कोनिडिया जो है प्लूरल टर्म है और कोनिडियम सिंगुलर टर्म है। और ये जो इसको ना एक्जोस्पोर्स भी बोल देंगे क्योंकि ये बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एक एंडोस्पोर्स होते हैं जो अंदर की तरफ जो किसी स्पोरेंजिया में बनते हैं, ठीक है ना, अंदर की इनसाइड ऑफ द स्पोरेंजिया, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर्स, ठीक है, याद रखना। और ये जो कोनिडिया जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होने की वजह से क्या है, देखो कई बार क्या होता है, जो न्यू कोनिडिया कैसे फॉर्म होता है, कोनिडियोफोर, जब कभी ये टूट के नीचे गिर जाए और वहां से दोबारा जर्मिनेट कर दे, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर दे, न्यू स्पोर की फॉर्मेशन कर दे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, याद रखना। तो स्पोर फॉर्मेशन जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ओएडिया, कोनिडिया, ये जो है ना, जो रेड कलर में मैंने मेंशन कर रखे हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और ये मोटाइल होता है, ठीक है ना। और स्पोरेंजियोस्पोर जो किसी स्पोरेंजिया के अंदर इनसाइड जो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही होती है उसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या, रीजनरेशन। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप का। जो ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो, मान के चलो जैसे ये प्लेन एरिया दे रखा है, प्लेन एरिया ये यहाँ से कट गया, तो इसके अंदर कैपेबिलिटी हो एक स्मॉल पार्ट से कंप्लीट बॉडी बनाने की, ठीक है ना, कंप्लीट बॉडी दोबारा से रिक्रिएट करने की, रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी हो, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। देखो फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए स्मॉल फ्रैगमेंट दैट इज कॉल्ड मोर्फोलैक्सिस। एक चीज याद रखना है, इसमें एक ट्विस्ट है, मोर्फोलैक्सिस और एपिमॉर्फोसिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो कई बार अगर मान के चलो कोई बॉडी जैसे इसकी कट गई थी, है ना, एक स्मॉल पोर्शन इसका कट गया, उस स्मॉल पोर्शन से कंप्लीट बॉडी बनना, स्मॉल फ्रैगमेंट से कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए स्मॉल फ्रैगमेंट, छोटे पार्ट जो कट गया ना उसी से क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, ये सीरियस मत लेना। जैसे कि मान के चलो उंगली कट जाए, एक इंसान की उंगली कट जाए और उस उंगली से क्या है एक कंप्लीट इंसान बन जाए, ये ऐसा होता नहीं है इंसान के केस में, ये समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि ये प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया का यहाँ से छोटा सा पोर्शन कट जाए और ये क्या है, ये अलग प्लेन एरिया बना दे और ये अलग प्लेन एरिया बना दे, मतलब ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो एक स्मॉल फ्रैगमेंट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोर्फोलैक्सिस, याद रखना। और अगर मान के चलो जैसे कि छिपकली का केस ले लेते हैं हम, लिजार्ड का, वॉल लिजार्ड का, अगर उसकी पूंछ कट जाए, पूंछ कट जाए, तो उसकी पूंछ कट गई, मान चलो किसी भी रीजन की वजह से वो कट गई, तो क्या होता है, वो उसने लॉस्ट कर दी अपनी पूंछ, जो टेल जो है वो लॉस्ट हो गई उसकी, है ना, अब उसके पास टेल नहीं है। तो क्या होता है कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद क्या उसकी एक न्यू टेल अराइज होने लग जाती है वापस से, ठीक है ना, नई पूंछ उसकी बन गई, ठीक है। अगर वो जो ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन अगर उसी ऑर्गन से रिप्लेस हो रहा है, लॉस्ट पार्ट जो रिप्लेस हो जाता है न्यू पार्ट से, ठीक है ना, वही वाला टेल है
टेल लॉस्ट हो गई थी पहले, लेकिन क्या है रीजनरेशन की वजह से वो दोबारा पूंछ उसमें ग्रो कर गई, ठीक है ना। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिमॉर्फिस। मतलब अगर एक छोटा पोर्शन कट रहा है और वही पोर्शन अगर अराइज हो रहा है, ना कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अराइज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक छिपकली की पूंछ कट गई, एक पूंछ जो कटी हुई पूंछ है वो एक नई छिपकली अराइज कर देगी, ऐसा नहीं होता ना। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। याद रखना, मोर्फोलैक्सिस और एपीमॉर्फोसिस में क्या डिफरेंस है। एक स्मॉल फ्रेगमेंट से कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन होना मोर्फोलैक्सिस, और अगर एक जो स्मॉल पोर्शन जो उसका लॉस्ट हुआ है अगर वही अराइज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एपिमॉर्फोसिस, ठीक है ना। तो प्लेनेरिया का एग्जांपल ये रिपीटेडली कई बार आ चुका है नीट के अंदर कि रीजनरेशन की कैपेबिलिटी किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। आंसर है क्या, प्लेनेरिया। कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और एग्जांपल भी है इसके, हाइड्रा और स्पॉन्जेज। प्लेनेरिया से अलग अगर इन दोनों में से भी एग्जांपल आ जाता है तो दैट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। अब मैं 2-3 पॉइंट जो है आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट जो है, नीट एग्जाम के लिए 3 जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मैनी पीपल लुक ओल्डर देन द रियल एज। जो उनकी रियल एज होती है, मान के चलो कोई इंसान है वो 40 साल का है, लेकिन 40 साल की एज में वो 50 साल का दिख रहा है, या फिर 60 साल का दिख रहा है, या फिर इससे ज़्यादा साल का दिख रहा है। मतलब बुढ़ापे, मतलब 40 साल की एज ज़्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी उसमें वो ज़्यादा एज्ड दिख रहा है, ज़्यादा मतलब बुढ़ापा सा आ जाता है ना, जैसे 50 साल में या फिर 60 साल की एज में दिखाई देता है इंसान, उस रियल एज में वो बड़ा दिखने लग जाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को हम जीरो मोर्फोसिस बोलेंगे। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जीरो मोर्फोसिस। याद रखना, अगर 40 साल की एज में 60 साल का दिखाई दे रहा है ना, झुर्रियाँ आने लग जाएं, बुढ़ापा आने लग जाए, जल्दी दिखने लग जाए चेहरे पे, किसी भी रीजन की वजह से, बीमारी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम जीरो मोर्फोसिस कहेंगे। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड पॉइंट आता है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ स्पान ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड मैक्रोबायोसिस। देखो, मैक्रो का मतलब होता है बिग, बायोसिस मतलब लाइफ, जिसकी लाइफ बड़ी हो, मतलब जिसकी लाइफ स्पान बड़ी हो, है, जिसका जो पीरियड है बर्थ टू नेचुरल डेथ वो ज़्यादा हो, है। किसी का जैसे कहते हैं ना कि किसी के दादा परदादी जो है 100 साल से ऊपर की एज हो चुकी है उनकी, है ना, फिर भी अभी वो जिंदा है ना, 90 साल से ऊपर एज है, 100 साल से ऊपर है, 110 है, 115 है। तो वो जो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मैक्रोबायोसिस बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पान होती है उसको मैक्रोबायोसिस बोला जाता है, याद रखना। और एक रीजनरेशन की अल्टरनेटिव टर्म है जो कि इस नाम से भी अगर नीट में क्वेश्चन आ जाता है नियोजेनेसिस से, तो कंफ्यूज मत होना, वो रीजनरेशन ही कहलाती है। तो नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। रीजनरेशन में भी क्या होता है, न्यू फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना, किसी स्मॉल पार्ट से, तो उसको हम नियोजेनेसिस भी बोल देते हैं रीजनरेशन को। याद रखना, रीजनरेशन, नियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस मतलब नियोनेटल, न्यू बेबी है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या है, ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं ये इसलिए बताया मैंने आपको कि नीट का एक टॉपिक तो क्या, एक लाइन भी मिस नहीं होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हम ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जितना हो सकता है आप एनसीईआरटी को रीड नहीं, समझना है, लर्न करना है, याद रखना है, लाइन टू लाइन में, लाइन टू लाइन भी नहीं, वर्ड टू वर्ड याद रखना है कि उस लाइन में उस वर्ड का क्या मतलब है। ऐसे आपकी उंगलियों पे आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, तभी जाके आपका नीट क्वालिफाई होगा, वरना नहीं होगा। तो और आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप मेरे कमेंट कर सकते हो कि सर इस पॉइंट पे मुझे दिक्कत आ रही है, इस पॉइंट पे मुझे डाउट है, या फिर कोई आपके मन में कोई दूसरे टॉपिक से भी अगर डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर
वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर आज समाप्त करते हैं अपना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।